हेलो, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे अगर देखा जाए तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसको काफ़ी जल्दी कवर कर लेंगे। मैं आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा अजय कुमार की बुक में से, क्योंकि मैंने भी उसी में से पढ़ा है। तो मैं उसी में से बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे इस चैप्टर को उसी में से कराने की कोशिश करूँगा अच्छे से। डिस्कस द रोल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आयन। सबसे पहले हम देखेंगे बल्क मेटल और ट्रेस मेटल क्या होते हैं। बल्क मेटल देखो, मेटल और नॉन मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि NaKCAMg आयन जो कि प्रेजेंट होते हैं बल्क क्वांटिटी में इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन्हें बल्क मेटल बोलेंगे। और जो Fe, Cu, Co, Zn, Cr, Mn, Mo, W, Ni ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रेस मेटल। आगे हम देखते हैं मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन दोनों में ही हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हीम ग्रुप क्या होता है? हीम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर Fe का एटम हो, उसके साथ Fe का एटम कोऑर्डिनेट हो 4 नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन 9 से। एक पोरफायरिन की रिंग होती है और हीम ग्रुप के अंदर पोरफायरिन 9 रिंग का यूज़ होता है। अब हम आगे देखते हैं पोरफायरिन 9 रिंग दिखती कैसे है। यहाँ देखो, जो लेफ़्ट की तरफ है, लेफ़्ट की तरफ हमें पोरफायरिन रिंग दिखा रखी है। इस तरीके की पोरफायरिन 9 रिंग होती है। पोरफायरिन 9 का यूज़ होता है हीम ग्रुप में, जो कि दिखती है इस तरीके की। इसके अंदर सेंटर में देखो Fe का एटम है, Fe का एटम सेंटर में है। इस तरीके से अगर Fe का एटम सेंटर में हो, ये कोऑर्डिनेट ऑन 4 नाइट्रोजन ऑफ द पोरफायरिन 9 रिंग, तो इस तरीके की जो हमें एक मॉलिक्यूल मिला है, इस तरीके के मॉलिक्यूल को कहते हैं हम हीम ग्रुप कहते हैं। इस तरीके के मॉलिक्यूल को कहेंगे हीम ग्रुप कहेंगे। इसके बाद क्या है कि ऊपर देखो मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन दे आर मेटल पोरफायरिन्स। मेटल पोरफायरिन ही तो होंगे, क्योंकि इसके अंदर Fe का मेटल है, साथ में पोरफायरिन रिंग है, तो हम इसको मेटल पोरफायरिन भी तो बोल सकते हैं मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में को, इसलिए हमने इसे मेटल पोरफायरिन भी बोला है, किसको, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को। इसके बाद हम देखो नीचे राइट की तरफ, यहाँ पे हमें दिखा रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन क्या होती है? जो अमीनो एसिड एक लीनियर चेन जो कि अमीनो एसिड से बनी हो, उसको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। हम इसे पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी क्या है, ये अमीनो एसिड से बनी हुई चेन को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड से बनी हुई चेन को कहते हैं पेप्टाइड चेन। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर Fe का एटम है। Fe का एटम जो है वो कोऑर्डिनेट है 4 नाइट्रोजन ऑफ द पोरफायरिन रिंग। इसके बाद जो 5th नाइट्रोजन है वो किसका है? हिस्टिडीन का है। हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाइट्रोजन लिंक्ड है Fe के जो Fe है हीम ग्रुप का, उससे लिंक है, ठीक है, 5th कोऑर्डिनेशन साइट से लिंक है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें ही हिस्टिडीन का अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और ये हिस्टिडीन का अमीनो एसिड का जो नाइट्रोजन है वो लिंक है Fe के एटम से ऑफ हीम ग्रुप के। अब नीचे देखते हैं लेफ्ट की तरफ देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है हीम ग्रुप की। और राइट की तरफ देखो, कोऑर्डिनेशन ऑफ कोल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हीम ग्रुप, ये दिखा रखा है कि ये जो हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप वो कोऑर्डिनेशन ऑफ कोल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें इससे किस तरीके से कोऑर्डिनेट है हीम ग्रुप, ये दिखा रखा है ऊपर राइट की तरफ। इससे किस तरीके से कोऑर्डिनेट है? इसका एक हिस्टिडीन का मॉलिक्यूल है। ये जो चेन है ये अमीनो एसिड से बनी हुई है, और इसके अंदर एक अमीनो एसिड है जो कि हिस्टिडीन है, उसका नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट है हीम ग्रुप से, ये दिखा रखे हमें राइट की तरफ। अब हम आगे नीचे जाते हैं। इन हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हीम ग्रुप इज एम्बेडेड इन अ क्रीविस फॉर्म्ड बाय द कॉइलिंग ऑफ इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन। अब क्या है, एक तरीके का क्रीविस फॉर्म्ड होता है। क्रीविस क्या होता है? खड्डा होता है। जैसे कि मान लो हलवा है, आटे का हलवा है, आटे के हलवे में एक काजू का पीस पड़ा हुआ है। काजू का जो पीस है वो उसके अंदर क्या है कि वो एक खड्डे के अंदर पड़ा हुआ है। काजू का पीस क्या है? अब जो हीम ग्रुप है वो एम्बेड है। एम्बेड का मतलब कि धंसा हुआ है।
धसा हुआ है कहाँ पे, एक कोइलिंग, पॉलीपेप्टाइड चेन की क्या कोइलिंग हुई हुई है। उस कोइलिंग के होने की वजह से एक क्रीविस, क्रीविस का मतलब कि एक खाली जगह, एक खाली जगह, जैसे कि एक धागे का वो है, राउंड राउंड सा गोला सा बना रखा है, और उस धागे के राउंड राउंड गोले के अंदर एक जरा सी जगह बची हुई है। उस जरा सी जगह में क्या है कि हीम ग्रुप एम्बेड धसा हुआ है। इस तरीके से ये लिखा गया। द मोलर मास ऑफ मायोग्लोबिन जो कि 17,000 है और हेमोग्लोबिन का 64,500 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं और 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जबकि मायोग्लोबिन के अंदर एक हीम ग्रुप होता है और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसकी वजह से हेमोग्लोबिन का जो वेट है वो 4 टाइम ऑफ मायोग्लोबिन हुआ पड़ा है। 4 polypeptide chain in my hemoglobin but no chain is similar to myoglobin polypeptide chain because of different sequence of amino acid। देखो, हेमोग्लोबिन के अंदर 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बट एक भी पॉलीपेप्टाइड चेन मायोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पेप्टाइड चेन में क्या होता है, पेप्टाइड चेन अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बनी होती है और दोनों के अंदर क्या है, अलग अलग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। मायोग्लोबिन की चेन के अंदर 150 से 160 अमीनो एसिड होते हैं। द 4 सब यूनिट ऑफ हेमोग्लोबिन आर लिंक्ड विद वन अनदर थ्रू सोल्ट ब्रिजेस। देखो, जैसे हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, 4 हीम ग्रुप होंगे, 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। अब 4 हीम ग्रुप है हेमोग्लोबिन के अंदर, तो 4 हीम ग्रुप का मतलब है 4 हीम ग्रुप के अंदर क्या है, आयरन का आयन। अब 4 आयरन के आयन प्रेजेंट है, 4 आयरन के एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब 4 आयरन के एटम भी प्रेजेंट है। एक हेमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन के एटम होते हैं, 4 आयरन के एटम होंगे। एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के एटम या आयन होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। द 4 सब यूनिट ऑफ हेमोग्लोबिन आर लिंक्ड विद वन अनदर थ्रू सोल्ट ब्रिजेस। अभी जो 4 सब यूनिट है हेमोग्लोबिन की, एक 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 सब यूनिट में क्या होगा, एक सब यूनिट में एक हीम ग्रुप होगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। अगले सब यूनिट में क्या होगा, एक हीम ग्रुप होगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। उससे अगले हेमोग्लोबिन के सब यूनिट में क्या होगा, एक हीम ग्रुप होगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। उससे अगले हेमोग्लोबिन के सब यूनिट में क्या होगा, एक हीम ग्रुप होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ठीक है। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो 4 सब यूनिट है हेमोग्लोबिन की, ये एक दूसरे से लिंक कैसे होएगी, ये एक दूसरे से लिंक होएगी थ्रू सोल्ट ब्रिजेस। सोल्ट ब्रिजेस प्रेजेंट बिटवीन द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर सोल्ट ब्रिजेस होंगे। सोल्ट ब्रिजेस क्या होते हैं, दी सोल्ट ब्रिजेस कैसे फॉर्म होंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन NH3 पॉजिटिव एंड CO नेगेटिव प्रेजेंट ऑन द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब देखो, अमीनो एसिड में ये NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव होना तो आम बात है अमीनो एसिड्स में। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनी किससे है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव होगा, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे से लिंक होएंगी। चारों की चारों पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी या नहीं होंगी, होंगी ना, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो ये 4 जो सब यूनिट है हेमोग्लोबिन की, वो लिंक होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। देखो, अगर ये लिंक नहीं होगी 4 सब यूनिट हेमोग्लोबिन की, फिर तो ये अलग अलग हो जाएंगी। पर एक साथ होना ज़रूरी है, तभी तो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनेगा। और एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 सब यूनिट होती हैं इस तरीके की। अब हम आगे देखते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट्स ऑफ पेप्टाइड बैकबोन। अब देखो, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक पेप्टाइड की मेन चेन होती है जिसे हम पेप्टाइड बैकबोन बोलेंगे। बाकी क्या है, ब्रांचेज होंगी, ब्रांचेज ऑफ पेप्टाइड चेन। अब देखो, इसीलिए तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक मेन चेन है जिसे हम पेप्टाइड चेन बोल रहे हैं, और नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन जो कि उसकी ब्रांचेज में है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन with various side chain having number of NH3 positive and CO negative and non-polar aliphatic and aryl group, ठीक है। These salt bridges between polypeptide chain of hemoglobin introduce stain in the molecule। अब जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर स्टेन तो ऑब्वियस आएगा ही, इतनी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि लिंक हो रही हैं इधर उधर, तो मॉलिक्यूल के अंदर स्टेन तो आएगा ही, क्योंकि वो उधर से खींचेगी, वो उधर से खींचेंगी। अब देखते हैं आगे।
द ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन कॉल्ड डीऑक्सी हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन। 5 coordinated high spin Fe2 present in myoglobin and hemoglobin lie above 0.5। जो 4 नाइट्रोजन के बीच में जो स्पेस बन रहा है ना, उस स्पेस में Fe का ये जो आयन है वो फिट नहीं होता। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फिट नहीं होता, इसलिए क्या होगा कि जो Fe है ये Fe ऊपर चला जाएगा। Fe क्या है, ऊपर चला जाएगा अबव द 4 नाइट्रोजन। जो 4 नाइट्रोजन का प्लेन बन रहा है ना, ये जो 4 नाइट्रोजन का प्लेन बन रहा है, इस 4 नाइट्रोजन के प्लेन से Fe है 0.5 आर्मस्ट्रॉम अबव चला जाएगा। क्यों अबव चला जाएगा? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो इतना नहीं है कि वो इतना ज़्यादा है कि वो ये जो इसके बीच में स्पेस बन रहा है उधर फिट नहीं हो रहा, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। इसके बाद क्या है, द अप्रोच टू द सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन साइट ऑफ Fe2 इज स्ट्रिक्टली ओवर क्राउडेड बाय द ग्रुप ऑफ साइड चेन ऑन मेन कॉइल पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो इसके ये जो कोइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये वाली, इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्टिकली हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से Fe को कोई और सिक्स्थ एटम, ये फाइव तो जुड़े हुए हैं, 4 नाइट्रोजन और एक ये 5वां नाइट्रोजन, 5 नाइट्रोजन तो जुड़े हैं, पर जो सिक्स्थ है ना, सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन, ये Fe नहीं कर पा रहा क्योंकि ऊपर जो है ना, ये ओवर क्राउडेड करें। ये इसकी जो मेन पेप्टाइड चेन है इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड ब्रांचेस बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है और इसको सिक्स कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है इसका। द अप्रोच टू द सिक्स कोऑर्डिनेशन साइट ऑफ इज स्ट्रिक्टली ओवर बाय द ग्रुप ऑफ साइड चेन ऑन मेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2। ये दोनों क्या हैं, ये मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिन ये पैरामैग्नेटिक हैं क्योंकि Fe2 में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ हीम यूनिट प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन। हीम जो यूनिट है उसकी स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में कुछ इस तरीके की दिखेगी, ये दिख रही, ये क्या है, ये हीम यूनिट की स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में। ऐसे हीम यूनिट कितने हैं, हेमोग्लोबिन में 4 और मायोग्लोबिन में क्या एक ही, ये वाला। अब हम आगे देखेंगे रोल ऑफ मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। Hemoglobin take oxygen from lungs and carries to the muscle tissue. In muscle tissue, myoglobin take up of oxygen from hemoglobin. In muscle tissue, O2 is stored. Clear. Hemoglobin also carries CO2. This is done by side chain present on the polypeptide chain. Heme group are not involved of CO2 carries. ठीक है, इजी है कि जो CO2 है वो क्या है, वो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वही वापस लेके आते हैं। इसके अंदर हीम ग्रुप का कोई रोल नहीं है CO2 को वापस लेके आने का। लंग्स के अंदर जो CO2 आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इनकी वजह से आता है, ना कि हीम ग्रुप की वजह से। अब हम आगे देखते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इज़ रिप्रेजेंटेड एज। अगर हम मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन का ऐड करें तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एक इक्विलिब्रियम बना दिया कि मायोग्लोबिन ने O2 ऑक्सीजन लिया तो MbO2 बनाएगा, ये एक इक्विलिब्रियम है। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है, MbO2 कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड वाला मायोग्लोबिन का कंसंट्रेशन। नीचे क्या है, Mb क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन। O2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट आर नॉट बाइंड विद द मायोग्लोबिन, ये वो है। अब हम आगे देखते हैं, F is the fraction of the myoglobin molecule bearing O2 and P is the equilibrium partial pressure of O2 above equation then written as this। अब F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल बियरिंग O2। जो मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है उनका फ्रैक्शन हमने F मान लिया, और 1 माइनस F क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट आर नॉट बियर्ड विद मायोग्लोबिन, ये उनका कंसनट्रेशन हो गया। P क्या है, P इज़ द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये O2 का कंसनट्रेशन हो गया इक्विलिब्रियम पे। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या क्या है, F इज इक्वल टू KP 1 + KP। K इज़ द बाइंडिंग कॉन्स्टेंट ऑफ मायोग्लोबिन फॉर O2। हेमोग्लोबिन विद इट्स 4 मायोग्लोबिन लाइक सबयूनिट एक्सिबिट मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। अब अगर हम हेमोग्लोबिन का देखें तो हेमोग्लोबिन में 4 होते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया। HbO2 4, ये क्या है 4
4 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और हेमोग्लोबिन Hb का कंसनट्रेशन O2, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन का लेंगे हम, तो O2 के ऊपर आ गया N। इक्विलिब्रियम अगर इक्वेशन लिखें तो 4O2 आएगा ना। 4O2 को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू Kp की N। इसको हम ऐसे ही ऊपर मायोग्लोबिन की तरफ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इस तरीके से, Kp की N 1 प्लस Kp की N। N इज कॉल्ड हील कांस्टेंट एंड डिपेंड अपॉन pH ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। N किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम की pH के ऊपर। If N is equal to 1, oxygen intake by one heme group is totally independent oxygen intake of other 3 heme group। ऑब्वियस है कि P के ऊपर 1 आ जाएगा। अगर हम 1 मान ले, N इज इक्वल टू 1 मान ले, तो क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे यानी कि हम कांस्टेंट मान रहे हैं N की 1, ठीक है। N की 1 मान लेंगे तो F इज इक्वल टू KPN 1 प्लस KPN आ जाएगा। और अगर N की इज इक्वल टू 4 मान लें तो ओनली Hb एंड HbO2 रिमेन एज द अल्टीमेट पार्टिसिपेंट इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी मान लेंगे तो वैल्यू भी तो कांस्टेंट ही रह जाएगी। बट अगर हम Fn रेंजिंग बिटवीन 1 एंड 4, यानी कि n जो है एक कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, वो एक अल्टरनेट वैल्यू है। अगर हम ये मान लें 1 और 4 मान लें, 1 से लेके 4 के बीच में अल्टरनेट वैल्यू है, मीन्स दैट द अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन to one heme group of Hb progressively increase its tendency to bind with the sequent heme group of Hb। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, Kp की मान लो Kp की 2 है, Kp की 2 प्लस 1 प्लस Kp की 2। अब हम मान लेते हैं नीचे ऊपर क्या है 0.02, नीचे है 1 प्लस 0.02, ठीक है। तो ऊपर है 0.02, नीचे आ गया 1.02। अगर हम इसे डिवाइड कर दें, ठीक है, जो वैल्यू आएगी, और अगर हम मान लें कि Kp की अब यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, 2 से क्या हो गया 3 हो गया, तो 0.03 प्लस डिवाइडेड बाय 1.03। अगर हम इसे डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी वो 3 वाले केस में ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू 2, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहा है ये। जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे f की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ेगी। f की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ेगी। अगर f की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब, f इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल बियरिंग O2। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो O2 को बाइंड करते हैं वो मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। ये सिंपल सी बात हुई। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये देखो ना, कंसनट्रेशन फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल बाइंडिंग O2 वो भी बढ़ जाएगी, बढ़ ना। तो यही तो कह रहे हैं, ये देखो, मीन्स दैट द अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू हीम ग्रुप ऑफ Hb प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इट्स टेंडेंसी टू बाइंड O2 विद द सिक्वेंट होम हीम ग्रुप ऑफ Hb, ठीक है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो अटैचमेंट है O2 की हेमोग्लोबिन के साथ वो भी बढ़ेगी ना। हमने ऊपर देख लिया फ्रैक्शन निकाल के इस तरीके से। अब क्या है, द फिनोमिना वेयर द एडिशन ऑफ O2 वन टू वन हीम ग्रुप फैसिलिटेट इट्स एडिशन टू द अदर हीम ग्रुप। यानी कि वो फिनोमिना जिसमें एक हीम ग्रुप से ऑक्सीजन अटैच होने के बाद आगे वाले जो हीम ग्रुप हैं उससे ऑक्सीजन बहुत ईजिली अटैच होता है, इस तरीके के फिनोमिना को कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। वैल्यू ऑफ 4 फॉर n वुड रिप्रेजेंट मैक्सिमम कोऑपरेटिव इफेक्ट। इसके बाद क्या है, इन द लंग्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 100 से 120 mmHg। बोथ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर ऑलमोस्ट completely saturated with O2। Low partial pressure of O2 in the muscles 20 to 40 mmHg। hemoglobin is poor oxygen binder in muscle than myoglobin, therefore O2 transfer from Hb से Mb take place in the muscles। Working muscles use the O2 energy or CO2। Binding power of Hb with O2 is pH dependent। This is called Bohr effect। Binding power decreases with the decrease of pH।
Hence, transfer of O2 from oxy-HB to MB is more efficient in the working muscle where CO2 concentration is high. देखो, CO2 कंसनट्रेशन हाई है, बाइंडिंग मसल में क्या होता है कि CO2 बन रही है। CO2 बनने की वजह से क्या होगा कि जो pH है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके एक एसिड का फॉर्म करती है। तो क्या होगा कि pH क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा वर्किंग मसल्स में। अब वर्किंग मसल में pH डिक्रीज़ होएगा तो क्या होगा कि जो O2 का ट्रांसफ़र है फ्रॉम ऑक्सी HB से MB इज़ मोर एफिशिएंट हो जाएगा। हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो pH पे डिपेंड करती है। अब हेमोग्लोबिन में अगर pH 6.8 है, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है, जो बाइंड है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू pH अगर 7.6 है तो हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन से बाइंड है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, जबकि मायोग्लोबिन जो है वो pH इंडिपेंडेंट होता है, pH पे डिपेंड नहीं करता मायोग्लोबिन की कंसर्न। देखो, जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है मायोग्लोबिन के साथ वो pH पे डिपेंड नहीं करती, जबकि हेमोग्लोबिन की करती है। तो क्या होगा कि अगर हम देखें जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इन द मसल के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है और पार्शियल प्रेशर इन लंग्स, ठीक है, जैसे जैसे जो प्रेशर इंक्रीज़ होएगा तो जो है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होगी। बट यही अगर मान लो कि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन दोनों की कंसनट्रेशन, जो कि हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की कंसनट्रेशन है, वो बराबर होगी अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया, जैसे कि लंग्स में है। बट मसल्स में क्या होता है कि प्रेशर कम होता है। मसल्स में मायोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ वो ज़्यादा होगी, बट जो हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है लंग्स मसल में वो कम होगी, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है वो डिपेंड करते हैं प्रेशर पे भी, और हेमोग्लोबिन डिपेंड करता है प्रेशर पे भी, अगर प्रेशर ज़्यादा या कम है उस पर डिपेंड करेगा, और pH पे भी डिपेंड करता है। जबकि मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन इंडिपेंडेंट होता है pH पे भी और प्रेशर पे भी।